हेलो बच्चों, एकेडमिक ज्ञान विद सौरभ सर यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में अपन बेटा बात करेंगे क्लास 8 का मैथ का प्री बोर्ड सेट, जिसमें अपन मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो अधिक संभावी प्रश्न हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और अपन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और मैं मेन क्वेश्चन कराऊंगा, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं करूंगा क्योंकि लास्ट बार क्या हुआ था कि मैंने 10th का मैथ का बनाया था और वो वीडियो अपलोड होते होते पूरा रात निकल गया और वो क्लास अपलोड हुई नहीं, तो बच्चों को बहुत दिक्कत आई है ना। फिर मैंने वो पब्लिश करी ही नहीं है क्योंकि वो अपलोड 35 GB की हो गई थी, तो फिर अपलोड नहीं हो पाई। तो इस बार ऐसा ना हो 8 क्लास के लिए, तो मैं क्लास को छोटी रखूंगा ताकि वो जल्दी से अपलोड हो जाए और आपको सुबह तक देखने को मिल जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखें, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। बेटा ये 1 to 8 MCQs रहेंगे, पहले बता देता हूं। 1 to 8 MCQs रहेंगे, मतलब आवा सादा 1 से 8 तक। ठीक है, तो पहला MCQ अपन डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट है, परमेय संख्याओं के लिए योग तत्समक होता है। परमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक होता है। इंग्लिश में बोले तो बेटा एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर। ठीक है, तो बेटा याद रखना, जब भी एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर पूछता है तो इसका मतलब पहले ये समझ लो, योज्य तत्समक इंग्लिश में और हिंदी में योज्य तत्समक हिंदी में और एडिटिव आइडेंटिटी इंग्लिश में। तो इन दोनों वर्ड्स का मतलब देखो क्या होता है बेटा, कि किसी भी रैशनल नंबर में, आप जानते हैं रैशनल नंबर वो नंबर हैं जिनको अपन p y q की फॉर्म में लिख पाए और जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0 वाली कंडीशन आती है। मतलब अगर किसी संख्या को आप p बटे q के रूप में लिख पाए और उसमें q 0 ना हो तो उसको क्या कहते हैं अपन, रैशनल नंबर, मतलब परमेय संख्या कहते हैं। तो अभी यहाँ एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है, अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया 1, क्या लिया 1, तो 1 में मैं ऐसा क्या जोड़ूं कि आंसर 1 ही आए। आंसर क्या है 1, तो आप कहेंगे सर जी 0 प्लस कर दो, है कि ना, कि मैं 1 में अगर 0 ऐड करूंगा तभी तो आंसर 1 आएगा। तो मतलब क्या है, किसी भी रैशनल नंबर के लिए जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, 0। क्या होती है, 0। ठीक है, तो मतलब एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब मैं बता दूं क्या होता है कि द नंबर that give same value of number on adding। मतलब क्या है कि किसी भी संख्या का वो मान जो उसमें जुड़ने पर वही मान वापस दे देता है, तो उसको क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। जैसे मैंने बोला कि कोई संख्या है, एग्जांपल के लिए मैंने बोला 1 है, क्या है 1, तो 1 का आंसर मतलब 1 ही आना चाहिए और इसमें ऐसा कुछ नंबर जोड़ दें, मतलब 1 में ऐसा क्या जोड़े कि आंसर 1 ही आए, तो आपका आंसर होगा सर जी 0 जोड़ दो। तो यहाँ जो 0 है वो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब योज्य तत्समक है। तो किसी भी रैशनल नंबर के लिए जो योज्य तत्समक मतलब एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो 0 होती है। अब इसी के साथ में बात कर लूं तो आंसर क्या होगा इसका, 0। क्या होगा, ZERO 0। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में से बात कर लूं साथ में ही, आपसे पूछे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो बेटा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होती है रैशनल नंबर के लिए, मतलब गुणन तत्समक,
तो गुणनतस्मक जब भी पूछता है तो बेटा आंसर होता है कितना 1। क्या होता है 1। मतलब इसका क्या है कि जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि द नंबर दैट गिव सेम वैल्यू ऑन एडिंग, तो यहाँ होता है द नंबर दैट गिव सेम वैल्यू ऑन मल्टीप्लाई। मतलब मल्टीप्लाई के बाद जब वो मतलब कोई नंबर वही सेम वैल्यू रिपीट कर देता है तो उसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि कोई नंबर है 2, कोई नंबर है 2, तो उसमें कितने का मल्टीप्लाई करें कि आंसर 2 आ जाए, कि आंसर क्या आ जाए 2, तो आपका आंसर होगा सर 1 का मल्टीप्लाई कर दो। ये सर नो जरूर नहीं आप यही नंबर लो, मैं जो एग्जांपल दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि कोई नंबर है 4/5, क्या है 4/5, तो इस नंबर में किसका मल्टीप्लाई करें कि आंसर 4/5 आ जाए, तो आपका जवाब होगा सर 1। तो यहाँ जो 1 है वो क्या है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो रैशनल नंबर्स के लिए जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वो 1 होती है और जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो 0 होती है। किसी भी परमेय संख्या के लिए जो योज्य तत्समक है वो हमेशा 0 और जो गुणन तत्समक या गुणात्मक तत्समक है वो हमेशा 1 होता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो आंसर 1 होगा और एडिटिव आइडेंटिटी तो आंसर 0 होगा। आई होप यहाँ तो समझ आया होगा। तो ये मैंने एग्जांपल से आपको समझा दिया है, ठीक है। अभी अपन बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की बात करें बेटा तो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है सेकंड नंबर क्वेश्चन है रैखिक समीकरण के हल होते हैं। रैखिक समीकरण के हल होते हैं मतलब सॉल्यूशन ऑफ लीनियर पेयर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन है ना, लीनियर इक्वेशन शॉर्ट में लिख दिया बेटा कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो बेटा रैखिक समीकरण है मतलब लीनियर इक्वेशन है, तो इसका मतलब आगे क्लास में पढ़ोगे, लेकिन याद रखना लीनियर इक्वेशन में जो बेटा सॉल्यूशन होता है वो 1 आता है। कितना आता है मतलब आंसर 1 नहीं आता, मतलब एक सॉल्यूशन आता है। जो भी वेरिएबल होगा ना उसकी एक ही वैल्यू पॉसिबल होती है। जो वेरिएबल होगा मतलब जिसको अपन x y z कहते हैं ना, जो वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू एक ही आएगी। मतलब कहने का ये नहीं कि एक आंसर आएगा, मतलब उसका मान एक आएगा, चाहे वो 2 आए चाहे वो 3 आए, कितना भी आए। तो कितना आंसर होगा इसमें, आंसर होगा केवल एक, ओनली वन। तो बेटा याद रखना केवल एक सॉल्यूशन होता है, एक ही हल होता है लीनियर इक्वेशन का। और जैसे आगे आप क्लासों में 9th क्लास में जाओगे बेटा तो आप पढ़ोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिनका सॉल्यूशन 2 आते हैं। आप पढ़ोगे फिर क्यूबिक इक्वेशन जिनमें बेटा सॉल्यूशन 3 आते हैं ऐसे। तो लीनियर इक्वेशन जो होता है उसका सॉल्यूशन केवल एक आता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें, इसमें पूछा है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू। तो साथ ही बताता हूं विच स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा कथन सही है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, तो कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। तो शॉर्ट में लिख दिया हिंदी में कौन सा कथन सही है। तो बेटा सही के लिए मैं बोल रहा हूं आपके लिए, पहला है सभी आयत वर्ग होते हैं, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। दूसरा है सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज होते हैं, ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट है सभी वर्ग समलंब चतुर्भुज होते हैं, ऑल स्क्वायर आर ट्रेपीजियम। एंड सभी पतंगें समचतुर्भुज होती हैं, ऑल काइट्स आर र्योम्बस। तो कौन सा कथन सही है, तो बेटा सभी आयत वर्ग होते हैं, नहीं होते, ठीक है। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते, तो सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते, सही बात है ये। तो वर्ग समांतर चतुर्भुज होते हैं। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और समांतर हों। लेकिन वर्ग में क्या सारी भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन आमने सामने की भुजाएं समांतर हों, सही पूछा ना। सभी वर्ग समलंब होते हैं, नहीं होते। सभी पतंगे समचतुर्भुज होते हैं, तो पतंगे समचतुर्भुज हो सकती है ना, पतंगे समचतुर्भुज हो सकते, तो डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो मैं बोल देता हूं कि यहां याद रखना कि ऑल काइट्स सभी पतंगे, ऑल काइट्स सभी पतंगे आर र्योम्बस समचतुर्भुज होती हैं, समचतुर्भुज होती हैं। सभी पतंगे समचतुर्भुज होती हैं, पतंगे समचतुर्भुज होती हैं। बेटा मैंने सारे ऑप्शन नहीं लिखे, सही वाला लिख दिया, समचतुर्भुज होती हैं, ठीक है। तो ऑल काइट्स आर र्योम्बस, ऑल काइट्स आर र्योम्बस, सभी पतंगे समचतुर्भुज होती हैं।
ये क्वेश्चन था, मैंने सारे ऑप्शन आपके लिए बोल दिए हैं, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। इसमें पूछा था विच स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा कथन सही है। तो पहला था सभी आयत वर्ग होते हैं, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, तो आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज अलग है, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज अलग है। और नेक्स्ट बी ऑप्शन है कि ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते, तो ये भी सही है। तीसरा है सभी वर्ग समलंब चतुर्भुज होते हैं, ऑल स्क्वायर आर ट्रेपीजियम, नहीं। और नेक्स्ट है सभी पतंगें समचतुर्भुज होती हैं, ऑल काइट्स आर रैम्बस, बिल्कुल सही है कि ऑल काइट्स आर रैम्बस, सभी पतंगें समचतुर्भुज होती हैं। तो अभी बात करते हैं नंबर 3, अगला प्रश्न नंबर 3। तीसरा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, विच इज परफेक्ट स्क्वायर, विच इज परफेक्ट स्क्वायर, विच इज परफेक्ट स्क्वायर, कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है, कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या, तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, ये आपको पहचाननी है। तो ऑप्शन मैं आपके लिए बोल रहा हूं, ऑप्शन है 1057, 1057, 7928, 7928, तीसरा है 2453, 2453, और तीसरा लास्ट ऑप्शन है 1681, 1681। तो इसमें आंसर होगा बेटा 1681, 1681। मेरी बात याद रखना, इसमें आंसर होगा 1681, 1681, ठीक है। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब सर कैसे, देखो बताता हूं मैं, ये 41 का स्क्वायर है। देखो सबसे पहली चीज, जब भी किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना हो, आपने सिखा रहा हूं तो आपको देखो डिवीजन मेथड से निकालना है, किससे, डिवीजन मेथड से, मतलब भाग विधि से। तो आपको ऐसे उल्टा एल बनाना है, उल्टा एल बनाने के बाद इस नंबर को आपको लिख लेना है, तो 1681, ठीक है। पहला काम, कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना हो तो उसको उल्टे एल बना के अंदर रख दीजिए, इसको बोलते हैं डिवाइड मेथड। कौन सा मेथड, डिवाइड मेथड, भाग विधि। और राइट हैंड की साइड से बेटा दो दो डिजिट के पेयर बनाइए, तो फर्स्ट पेयर सेकंड पेयर, ठीक है। और आपको 1 to 10 स्क्वायर से याद होने चाहिए। अब ये पहला पेयर क्या है, अब आपको लेफ्ट हैंड से चलना है, तो पहला पेयर क्या है 16, तो 16 किसका स्क्वायर है, आपका वो साथ है किसका, 4 का, तो यहाँ हो गया 4, ठीक है। तो जो आप यहाँ रखा वही आप यहाँ लिखोगे, तो 4, ठीक है। अब 4 का स्क्वायर कितना होगा, आपको 16, तो रख दिया, माइनस किया 0, जो आपने ऊपर लिखा वो इसमें प्लस करना है, तो आपने प्लस कर दिया 4, ठीक है। तो 4 + 4 कितना हो गया, आंसर इज 8। यस और नो। अब आप देखो दूसरा जो पेयर है उसको लिख लो, तो मैं लिख लिया 81, कंप्लीट पेयर लिखना, लिख दिया 81 हो जाएगा, पूरा पेयर लिख दिया। अब इस 8 के बाद जो डिजिट आप लगाओगे ना उसी का मल्टीप्लाई करो, कब तक, जब तक ये ना आ जाए। आप देखो मैं 8 के बाद अगर 1 लगाऊं, क्या लगाऊं, 1, तो ये 81 बन गया। अब 81 में कितने का मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 81 आए, तो आपका आंसर होगा 1। तो यहां मैंने 1 लगाया और यहां भी मैं क्या रखूंगा, 1 रखूंगा, तो यहां आंसर क्या आएगा 81, ठीक है। तो इसका 1681 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 41, ठीक है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 41 इसका आंसर है। और भी आप देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बताऊं, जैसे मैंने बोला 625 का स्क्वायर रूट निकालना है, कितने का, 625 का। तो आप वही राइट हैंड से पेयर बनाइए, तो फर्स्ट पेयर और सेकंड पेयर। आप कहो सर जी सेकंड पेयर कहां बन रहा, आगे 0 लगा लो, ठीक है। अब पहला पेयर आपने देखा कितना है 6, तो 6 किसका स्क्वायर होता है, आपका आंसर होगा नहीं। तो ऐसा नंबर देखो जिसका स्क्वायर इससे छोटा हो, तो आंसर है 2। तो यहां मैंने रखा 2, यहां भी रखा 2, ठीक है। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है, आपका आंसर होगा 4, यहां आ गया 4, फिर माइनस करें, 6 में से 4 माइनस किया तो आंसर 2, ठीक है। अब जो आपने ऊपर लिखा वो नीचे प्लस भी करना है, तो +2, ठीक। अब कितना आंसर आया, 2 + 2, आंसर इज 4। अब जो पेयर है नेक्स्ट वो लिख लीजिए, तो मैं लिख दिया 25, ठीक है। तो ये बन गया 225। अब मैंने अभी क्या कहा था कि इस जैसे यहाँ 8 के बाद जो डिजिट लगाओगे उसी का मल्टीप्लाई करो, कब तक, जब तक ये वाला नंबर ना आ जाए। ऐसे ही यहाँ 4 के बाद जो डिजिट लगाओगे उसी का मल्टीप्लाई करो, कब तक, जब तक ये 5 ना आ जाए। तो इसके लिए एक तरीका बता रहा हूँ बेटा, कि जब भी किसी नंबर का यूनिट डिजिट, मतलब राइट हैंड से पहला डिजिट, यूनिट डिजिट मतलब हिंदी में इकाई का अंक 5 होता है, तो बेटा वो 5 लगाने पर ही आता है। जब भी किसी नंबर का इकाई का अंक मतलब यूनिट डिजिट 5 होता है, तो वो 5 अप्लाई करने पर ही आता है। तो आप यहाँ 5 रखोगे, तो जो यहाँ रखोगे वही यहाँ लिखोगे, तो यहाँ भी 5 आएगा, तो आंसर 225 आ जाएगा। आप चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो, 45 × 5 कर लो, आंसर 225 ही आएगा।
तो बेटा f से स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो इसमें हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि विच इज परफेक्ट स्क्वायर, कि कौन सी पूर्वक संख्या है, तो उसमें ऑप्शन में केवल यही संख्या है 1681 जो परफेक्ट स्क्वायर बन रही है, बाकी कोई नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो इसको तो हर कोई बता सकता है, लेकिन बेटा इसमें थोड़ा सा एक कंफ्यूजन ऐड कर दिया आपके लिए। विच इज स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या, हिंदी में देता हूं, सबसे छोटी संख्या। तो इसमें ऑप्शन देखो क्या क्या है, बोल रहा हूं। ऑप्शन है 4104 मतलब 4104, दूसरा है 13,832 एंड 1729 1729 और 13,832। ठीक है, तो इसमें से आपसे छोटी संख्या कौन सी लग रही है भाई? 1729। क्या है? 1729। ठीक है, और दूसरी चीज बेटा एक और इसमें एक चीज और बता रहा हूं साथ में, कि जब भी आपसे पूछे कि हार्डी रामानुजन संख्या, तो हार्डी रामानुजन संख्या का मतलब होता है कि किसी भी संख्या, ऐसी कोई संख्या जिसका परफेक्ट क्यूब निकल आए, जिसका परफेक्ट क्यूब रूट निकल आए, ऐसी कोई संख्या जिसका पूर्ण घनमूल निकल आता है, उसको हार्डी रामानुजन संख्या कहते हैं। जो भी आपके सिलेबस में है नहीं, बट इसमें क्वेश्चन डाल रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन डाल रखा है तो आएगा नहीं, पर फिर भी ये 1729 1729 एक परफेक्ट क्यूब बनती है। कैसे? देखो बताता हूं, इधर बता, देखो 1729 क्या फैक्टर करो तो 3 से डिवाइड जाएगा, 8 और 10, हां 3 से जाएगा क्या? ये होगा 8 और 10 और 19 नहीं जाएगा, 7 में 40 और बचा कितना 3, तो ये होगा 32, 7 और 28 हां जा रहा है, 7 2 जा 14 बचा कितना 3, 7 4 जा 28 बचा 4, 7 7 जा 49, फिर 7 का जाएगा 7 3 जा 21, फिर बचा कितना कितना बचा 3 नहीं जाएगा, 9 का जाएगा 9 2 जा 9 3 जा 27 ज्यादा गया, 9 2 जा 18 बचा कितना 6 नहीं जाएगा, 11 का 11 2 जा 22 बचा 5 नहीं जाएगा, इसमें डायरेक्ट 30 का जाएगा, 30 में 30 और बचा कितना 11 13 में 30 का जाएगा। तो बेटा ये भी नहीं है परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब। तो पर 13832 है क्या? 13832 होगा इसमें शायद, मेरे हिसाब से 13832 होगा। ठीक है, तो एक बार देखो जरा इसको, 13 का 13 बचा कितना 11, तो 13 9 17, फिर जाएगा 19 का जाएगा 1। ठीक है, तो इसमें क्या है परफेक्ट क्यूब तो बनेगा नहीं, लेकिन सबसे थोड़ी संख्या यही होगी। लेकिन मैं एक बार बता रहा हूं हार्डी रामानुजन, तो उसमें परफेक्ट क्यूब बनना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन में एक और है 13832, इसको निकालो, देखो ये परफेक्ट क्यूब बन रहा है क्या? 13832। तो देखो इसमें जा रहा है 2 का, तो 2 6 की 12 बचा 1, 2 9 18, 2 1 2, 2 6 की 12, फिर 2 का दोगे तो 2 3 6, 2 4 8 बचा 1, 2 5 10 बचा 1, 2 8 16, फिर 2 का दोगे 2 1 2, फिर बचा 1, 2 7 14, फिर 2 2 4, फिर 1 बचा 2 9 18, फिर वही चीज आएगी। तो भैया ये भी परफेक्ट क्यूब नहीं बनेगा। ठीक है, ये भी परफेक्ट क्यूब नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 3 का पेयर बन जाएगा, आगे वही आएंगे। तो बेटा एक चीज याद रखना, जब भी किसी नंबर की हार्डी रामानुजन की छोटी संख्या पहचानना, जब भी किसी नंबर के बेटा प्राइम फैक्टर्स आते हैं, मतलब अभाज्य संख्याएं गुणनखंडों में आती हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं हार्डी रामानुजन संख्या। तो आप डायरेक्ट कर लेना, मैं बता रहा हूं, देखो हार्डी रामानुजन संख्या, रामानुजन नंबर। ठीक है, हिंदी में देता हूं हार्डी रामानुजन संख्या। ये भी है नहीं आपके लिए बेटा, चिंता ना करना इस चीज की। हार्डी रामानुजन संख्या जब आ गया क्वेश्चन इसलिए मैंने बता दिया। हार्डी रामानुजन संख्या मतलब क्या होता है? नंबर हैविंग प्राइम फैक्टर्स, हैविंग प्राइम नंबर्स एज इट्स फैक्टर। तो जब किसी संख्या कोई संख्या जिसके गुणनखंड या गुणज अभाज्य संख्याएं हों, तो उसे क्या कहते हैं बेटा? हार्डी रामानुजन संख्या। अ नंबर दैट हैव
प्राइम नंबर्स एज इट्स फैक्टर्स। यदि किसी संख्या के जो गुणनखंड है बेटा वो प्राइम नंबर्स होती हैं तो उसको क्या कहते हैं बेटा, हार्डी रामानुजन संख्या कहते हैं। जैसे मैंने बताया 1729, इसके फैक्टर बनेंगे बेटा 7 into 13 into 19। तो देखो 7 भी क्या है, प्राइम नंबर है, 13 भी क्या है, प्राइम नंबर है, और 19 भी क्या है, प्राइम नंबर। तो ऐसी एक संख्या जिसके प्राइम फैक्टर्स आते हैं, मतलब प्राइम नंबर जो होती है वही फैक्टर होती हैं, तो उसको क्या कहते हैं, हार्डी रामानुजन संख्या। तो यही सब छोटी है, ऑप्शन भी मैंने बोले थे आपको। तो आई होप यहां समझ आया होगा। स्क्रीनशॉट में नेक्स्ट अपन करते हैं। देखिए आगे, बेटा मैं हर चीज आपको समझाता जा रहा हूं, फिर भी कोई डाउट रहेगा नहीं, वैसे मेरे हिसाब से मैं छोड़ूंगा नहीं कोई भी डाउट। ये हार्डी रामानुजन नंबर जो है बेटा, हार्डी रामानुजन संख्या, वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, पर ये शेखावाटी वाले पेपर के में से मैंने क्वेश्चन लिया, तो ये इसमें गलती से दे दिया है, आएगा नहीं, चिंता ना करें। और मैंने बता दिया कि हार्डी रामानुजन नंबर क्या होती है, ऐसी नंबर जिसके जो फैक्टर हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं, जिसके गुणनखंड अभाज्य संख्या होंगी उसको कहते हैं हार्डी रामानुजन नंबर। अब देखिए बेटा, फोर्थ तक हो गया था मेरे हिसाब से। फिफ्थ क्वेश्चन है कि 5 मीटर का 10 किलोमीटर से अनुपात, रेशियो ऑफ 5 मीटर टू 5 किलोमीटर, 5 मीटर टू 5 किलोमीटर, तो 5 मीटर का 5 किलोमीटर से अनुपात, ठीक है। तो आप कॉमन सेंस की बात है, जब भी बेटा रेशियो निकालना हो तो आपको दोनों जो नंबर्स हैं वो सेम यूनिट में होनी चाहिए, समान मात्रक में। तो देखो यहाँ 5 मीटर में है और 5 किलोमीटर में है, तो यहाँ तो इस किलोमीटर को मीटर बना लो, ठीक है। तो इस किलोमीटर को मीटर बनाना आसान है, बिकॉज हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 km is equal to 1000 m। तो आप रख लो भाई साहब, ये 5 m है रेशियो, ये 5000 m हो जाएगा, क्योंकि 5 km था ना, तो m से तो m कट गया। अब देखो 5 बन दा 5 और 5 10 दा 50, तो ये हो जाएगा 1000। तो 1 रेशियो 1000, 1 रेशियो 1000, ठीक है, 1 रेशियो 1000, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन छठवा, तो कोई भी नंबर जैसे मैं कहूं और एग्जांपल बता दूं इसके अलावा, तो ये आंसर इसका। इसके अलावा और भी पूछ ले, जैसे मैंने कहा कि 1 मीटर और 200 सेंटीमीटर, तो बेटा इसका रेशियो पूछा है, तो आपको पहले दिख रहा है कि ये मीटर है ये सेंटीमीटर है, तो दोनों को सेम यूनिट में कर लो। तो इस सेंटीमीटर को मीटर बनाना आसान रहेगा, तो आप कर लो 1 मीटर, और हम जानते हैं 1 मीटर इज इक्वल 100 सेंटीमीटर, तो इसको 100 से डिवाइड करोगे तो बेटा 2 मीटर आएगा। कितना आएगा? 2 मीटर, ठीक है। तो 200 सेंटीमीटर मींस 2 मीटर। अब मीटर से मीटर कटा तो आंसर कितना आएगा? 1:2। तो ये एक्स्ट्रा एग्जांपल मैंने आपको बताया, ठीक है, समझने के लिए। तो हमेशा याद रखना, जब भी रेशियो निकालो तो रेशियो के लिए जो दोनों नंबर्स हैं वो सेम यूनिट में होने चाहिए, समान मात्रक में, जैसे मीटर मीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, किलोमीटर किलोमीटर, ऐसे, ठीक है। तो इसमें रिलेशन आपको याद रखने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि -4p और 7p का गुणनफल, मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाई ऑफ -4p एंड 7p, -4p और 7p का गुणनफल, ठीक है। तो देखो आंसर क्या आएगा, डायरेक्ट कर दो आप। देखो 7 4 जा 28, ठीक है, पहले नंबर से मल्टीप्लाई करो, 7 4 जा 28, तो आंसर -28 आएगा। दूसरी चीज, और p इंटू p करोगे तो p², ठीक है, तो आंसर आएगा -28 p²। नेक्स्ट सेवंथ क्वेश्चन है -4 का पावर -2 का मान क्या है? तो वैल्यू ऑफ -4 की पावर -2, ठीक है। तो मान पूछा है बेटा, तो मान निकालोगे तो सीधी बात है, माइनस की पावर अपन सॉल्व नहीं करते, पहले इसको प्लस बनाओ, तो आप लिखोगे इसको पहले क्या लिखोगे, 1/-4
4 की पावर 2, 1 के नीचे लिखो। मतलब जब किसी नंबर को बेटा रेसिप्रोकल में लिख देते हैं फॉर्म में तो उसकी पावर प्लस हो जाती है। तो मैं इसको नीचे ले गया तो ये पावर प्लस हो गई। अब सॉल्व करोगे तो 1/16 आएगा क्योंकि 4 की पावर 2 है तो 4 into 4 आंसर 16। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर है डी। ठीक है, तो 1/16 ऐसे कर देना। अब इस साथ एक और एग्जांपल दूं मैं आपको। जैसे मैंने कहा कि नहीं 5 की पावर -2 है, ठीक है, तो आप पहले इसको प्लस बनाओ पावर को, तो क्या करोगे 1 के अपॉन लिख दो, 1/5 की पावर 2। ठीक है, जब भी कोई नंबर को अपन 1 के अपॉन लिखते हैं तो उसकी पावर प्लस हो जाती है। तो देखो ये हो जाएगा 1/25 क्योंकि 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। ये एक्स्ट्रा एग्जांपल दे दिया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट 8th क्वेश्चन। तो 8th क्वेश्चन है 8 हो गए क्या? हो गए, ठीक है। और एक और क्वेश्चन बता रहा हूं कि प्रोडक्ट ऑफ 5q एंड 7pq, ठीक है, 5q और 7pq का गुणनफल क्या होगा? तो ना गुणा करने के बेटा आंसर कितना आता है, पहले नंबर सब किया करो। तो 5 into 7 किया तो आंसर आएगा 35 और 7 35। ठीक है, अब देखो जब q का मल्टीप्लाई q से करोगे तो q स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और p ऐसे रहेगा तो 35pq, है ना। तो ये हो गया बेटे एमसीक्यू हो गए। अभी नेक्स्ट चलते हैं, एक बार आप देख लें फिर मैं रेस करूंगा। आइए में आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी। तो 1 to 8 बेटा एमसीक्यू आया है, जैसे पैटर्न साइंस का रहा है वैसे ही मैथ का पैटर्न है, तो उसकी चिंता ना करें। तो अभी नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें 9 to 12 बेटा वेरी शॉर्ट आएंगे। 9 to 12 चल रहा है, ब्लू वाला देखते हैं चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 to 12 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, अति लघुरात्मक प्रश्न। ठीक है, नहीं चल रहा यार, इन सब का एंड खत्म हो गया। तो देखें, चलो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9। तो 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि -4/5 into 3/7 का मान ज्ञात कीजिए। तो वैल्यू ऑफ -4/5 into 3/7। तो आसान क्वेश्चन है, वैल्यू चाहिए, मल्टीप्लाई करना फ्रैक्शंस है, ठीक है। तो ऊपर वाला मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे वाला मल्टीप्लाई नीचे। तो करो बेटा, ये हो जाएगा 4 3 12 माइनस का और 7 5 35। तो आंसर आएगा -12/35। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि समीकरण 4x + 3 = 6 + 2x को हल कीजिए। सॉल्व द इक्वेशन, समीकरण को हल करें। तो इक्वेशन क्या है, 4x + 3 = 6 + 2x। बेटा इक्वेशन सॉल्व करने के लिए सबसे पहली चीज याद रखें कि वेरिएबल सेम साइड और कांस्टेंट सेम साइड। मतलब चर एक तरफ और अचर एक तरफ। चर कहते हैं जैसे एबीसीडी के लेटर आते हैं। तो देखें, ये x वाला टर्म है, ये x वाला टर्म है, तो उसको इधर लेके आता हूं ट्रांसपोजिंग से। तो ये हो जाएगा 4x - 2x = 6 का 6 इधर। अब इस 3 को इधर ले जाऊंगा तो ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, इस 2x को तो मैं इधर लेके आया और इस 3 को इधर ले गया। ये होता है ट्रांसपोजिंग, पक्षांतरण। अब 4x में से 2x माइनस किया, आंसर 2x। इधर 6 में से 3 गया तो 3। ठीक है, और जब भी जो वेरिएबल है इसको कहते हैं x को वेरिएबल, तो x की वैल्यू निकालना 2 कहां जाएगा, डिवाइड में। तो आंसर आएगा 3/2। और बेटा जो आंसर है उसको बॉक्स में क्लोज करके आना। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, अभी नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि मानवी एक घना बनाती है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं। तो एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाओं की आवश्यकता होगी? ठीक है, तो बेटा जो डायमेंशन है क्यूबॉइड का, डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड मतलब घनाभ की विमाएं, डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड घनाभ की विमाएं। ठीक है, हिंदी लिख देता हूं चलो मैं, घनाभ की विमाएं तो कितनी है, 5 सेंटीमीटर into 2 सेंटीमीटर into 5 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो इस बेटा घनाभ से, इस क्यूबॉइड से अपने क्यूब बनाना है, तो कितने क्यूबॉइड चाहिए ऐसे, ये पूछा उसने। तो जब भी बेटा ऐसा क्वेश्चन आए तो आप ध्यान रखना, याद रखना, जब भी नंबर मतलब एक फिगर से, जैसे अभी यहाँ क्यूबॉइड से क्या बनाना है, क्यूब बनाना है, क्यूबॉइड से क्या बनाना है, क्यूब। तो क्यूबॉइड मतलब घनाभ, क्यूब मतलब घन, तो ये तो होता है घन और ये होता है घनाभ। बेटा घनाभ का हर पृष्ठ आयताकार, मतलब क्यूबॉइड का हर फेस रेक्टेंगुलर होता है और क्यूब का हर फेस स्क्वायर शेप होता है, ठीक है, वर्गाकार होता है। तो अभी यहाँ क्यूबॉइड से क्यूब कन्वर्ट करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो बेटा दोनों का वॉल्यूम का डिवाइड कर देना। तो आप याद रखना, सिंस वी नो दैट नंबर इज इक्वल होता है, अब जिससे जो बन रहा है, अब किससे बन रहा है, घनाभ से घन बन रहा है, मतलब क्यूबॉइड से क्यूब बन रहा है, तो क्यूबॉइड का ऊपर और क्यूब का नीचे, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है, क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मतलब घनाभ का आयतन और वॉल्यूम ऑफ क्यूब मतलब घन का आयतन। अब आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, एलबीएच, जो पहले वाला एल होता है लेंथ, दूसरे वाला बी होता है ब्रेथ, तीसरे वाला एच होता है हाइट, ठीक है, लंबाई पहली होगी, दूसरी वैल्यू चौड़ाई होगी, तीसरी वैल्यू ऊंचाई होगी। तो अब ये रख दो 5 into 2, 5 into 2 into 5 अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो क्यूब का साइड तो हमको पता नहीं, लेकिन कहा है क्या, जिसकी भुजाएं इतनी है, कितने घनाभों की आवश्यकता होगी, साइड तो दिया नहीं यार। और चलो तो वॉल्यूम क्या होता है, साइड क्यूब होता है ना इसका, तो साइड क्यूब मतलब आप क्या रखोगे फिर 5 into 5, ये होगा 5 10 50, तो 5 सेंटीमीटर साइड बना लो, उसमें दिया नहीं है भाई साहब, इसमें याद रखना क्यूब की साइड यहाँ मैं बता रहा हूँ 5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, इसमें क्यूब की क्या साइड लेगी, तो मैं बता रहा हूँ कि घन जो बनाना है वो 5 सेंटीमीटर साइड वाला बनाना है, कितने साइड वाला, 5 सेंटीमीटर, तो घन की भुजा कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ मैं 5 रख रहा हूँ, तो घन का वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड क्यूब, तो 5 into 5 into 5, ठीक है, तो ऊपर कम रह गया, ऊपर कम रह गया भाई, ऊपर कम रह गया, 5 दूनी 10, 50 हो गया, नीचे ज्यादा हो गया, इसमें साइड कितना रखें फिर, क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, इसमें साइड दे रखी, इसको 100 कर दो फिर, 25 200, 125 कट जाएगा, 125, तो यहाँ करोगे तो फिर क्या रखोगे, 10 10 ऐसा कर लो बेटा, इसमें वैल्यू चेंज कर लो, यहाँ 10 कर लो, ठीक है, यहाँ 5 कर लो 50, और ये हो गया, फिर यहाँ भी 10 कर लो, ठीक है, अब सही हो जाएगा, डिवाइड भी होगा फिर फायदा क्या, 5 और 10, ठीक है, मैंने वैल्यू चेंज करा, क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत थी इसमें। तो देखो डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ की विमाएं 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, और इस क्यूबॉइड, इस घनाभ से आपको क्यूब घन बनाना है, तो उसकी साइड कितनी है बेटा, 5 सेंटीमीटर, भुजा 5 सेंटीमीटर है। तो याद रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, नंबर पूछे, तो संख्या बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, घनाभ का आयतन बटे घन का आयतन। तो घनाभ का आयतन एलबीएच होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, मैंने सारा जैसे रख दिया, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब, घन का आयतन साइड क्यूब होता है, तो 5 into 5 into 5 कर दिया। अब सॉल्व कर लो बेटा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 से 5 खत्म, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो आंसर कितना आएगा 4। तो मतलब ऐसे 4 क्यूबॉइड्स को मिला के एक क्यूब बनेगा 5 सेंटीमीटर साइड वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, 12वां प्रश्न क्या कह रहा है कि कोई वस्तु 18% जीएसटी सम्मिलित करने के बाद 1239 रुपए में खरीदी गई है, ठीक है। तो बेटा गिवन है, दिया है जीएसटी ग्रॉस सर्विस टैक्स, जीएसटी कितना है 18% है, ठीक है, और तब जाके कोई जो वस्तु है ना उसको 1239 में खरीदा है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी है बेटा 1239, ठीक है, कितने रुपए 1239 रुपए है। तो जीएसटी जोड़ने से पहले उस वस्तु का मूल्य बताएं, बेटा उसका एमपी कितना था, माल प्राइस पूछा है, ठीक है, ये होता है बेटा बिफोर टैक्स, बिफोर जीएसटी, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट पर जब भी
बेटा किसी भी टाइप का टैक्स लगता है तो टैक्स के बाद वैल्यू बढ़ जाती है, मतलब मूल्य बढ़ जाता है। किसी भी वस्तु पर जब कर लग जाता है, मतलब टैक्स लग जाता है, तो टैक्स लगने के बाद उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। और टैक्स हमेशा किस पे लगता है बेटा? मार्क प्राइस पर, मतलब अंकित मूल्य पर। जब भी कोई छूट दी जाती है या जब भी कोई टैक्स लगाया जाता है तो मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य पर लगाया जाता है। तो यहाँ बेटा, और जो चीज टैक्स लगने के बाद अपन खरीदते हैं ना, तो वो सीपी होती है, कॉस्ट प्राइस। तो बेटा एमपी आपसे पूछा है, कॉस्ट प्राइस आपको दी हुई है, तो ध्यान रखना। देखो जैसे फॉर एग्जांपल इसका फॉर्मूला क्या होगा, डायरेक्ट याद रखो कि एमपी इज इक्वल, ठीक है, इज इक्वल होगा 100 माइनस टैक्स अपॉन 100 इनटू सीपी। ये फॉर्मूला होता है 100 माइनस टैक्स अपॉन 100 इनटू सीपी। तो आप रख लो, तो 100 कितना, 100 माइनस टैक्स कितना 18/100 और इनटू सीपी कितना 1239, ठीक है। तो सब सॉल्व कर लो, ये होगा कितना 100 में से 18 का कितना बचा 82 अपॉन 100, 82 अपॉन 100 इनटू 1239, ठीक है। तो सॉल्व करोगे भाई कितना आएगा, एक बार सॉल्व करता हूं, मैं सॉल्व करता हूं कैलकुलेटर से। देखो 82 इंटू 1239, ठीक है, डिवाइड 100, तो 1015.98 कितना आएगा 1015.98 रुपए। बेटा उसका मार्क प्राइस कितना था 1015.98 रुपए, ठीक है। और अगर यही फॉर्मूला आपको बेटा सीपी निकालने के लिए हो, एमपी दे रखा हो, तो सिंपल है, इसको उल्टा कर दो। देखो इसको उल्टा कर दो, आपको सीपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है जब बता रहा हूं, उल्टा करोगे तो क्या बनेगा पता है? इसको ऐसे लिख सकते हो आप कि सीपी इज इक्वल 100, ठीक है, प्लस टैक्स अपॉन 100 इनटू एमपी, ये होता है, ठीक है। सीपी इज इक्वल होता है 100 प्लस टैक्स अपॉन 100 इनटू एमपी, तो ये फॉर्मूला होता है और एमपी के लिए हो जाएगा। या फिर इसी फॉर्मूले को याद रखो और उससे एमपी निकाल सकते हो। आप देखो रख के देख लो, इसमें आपको सीपी दे रखा था 1239, 100 प्लस टैक्स मतलब ये 18/100 और इनटू एमपी आपसे पूछा था, ठीक है। तो आप निकालोगे तो ये डिवाइड यहां मल्टीप्लाई जाएगा, तो 1239 गुणा 100 और बटे ये होगा 118 एमपी। तो एमपी चाहिए तो क्या करोगे 1239 00 अपॉन 118 बराबर एमपी। तो आप कर लो 1239 00 डिवाइड बाई कितना 118 1050। बेटा ये सही है, फॉर्मूला गलत हो गया, एक मिनट, फॉर्मूला गलत हो गया, ये वाला सही है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला सही है बेटा, इसको लगाना तो आंसर आएगा आपका 1050। कितना आएगा 1050 रुपए। तो एमपी कितना रहा है 1050 रुपए। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है 12 का। ये क्वेश्चन नंबर 12 है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का सीपी कॉस्ट प्राइस 1239 है, तो आपसे एमपी पूछा है, तो आप याद रखना कि 100 प्लस टैक्स होगा और अपॉन 100 इनटू एमपी होगा। तो अभी यहाँ 100 डिवाइड से मल्टीप्लाई में आ गया और यहाँ ये 100 प्लस 18 कितना होगा 118 एमपी। अब एमपी का वैल्यू चाहिए तो 118 कहाँ आएगा डिवाइड में, तो आंसर कितना आएगा 1050, ठीक है। तो ये हो गया। तो फॉर्मूला बेटा ये वाला सही है आपका कि सीपी कॉस्ट प्राइस इज इक्वल 100 प्लस टैक्स, टैक्स मतलब इंक्रीजमेंट, इंक्रीज रेट, ठीक है, अपॉन 100 इनटू एमपी। अब इसको अगर एमपी के लिए डायरेक्ट लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो बताता हूं मैं। एमपी के लिए अगर डायरेक्ट लगाओगे तो ये हो जाएगा एमपी इज इक्वल, ठीक है, तो सीपी इंटू 100 है, तो 100 अपॉन 100 प्लस टैक्स इनटू सीपी, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों फॉर्मूला याद रखना। तो अभी आप करोगे तो ये हो जाएगा 100 अपॉन 118, ठीक है, और ये हो जाएगा कितना, डायरेक्ट आंसर कितना आएगा 1050, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले से करो या इससे करो। मैंने इस फॉर्मूले से तो यहाँ ऊपर कर रखा है, एरो लगा रहा हूं समझने के लिए, और इस फॉर्मूले से मैंने नीचे कर रखा है, ठीक है। तो ये होगा 1050 रुपए इसका कॉस्ट प्राइस। तो आई होप यहां तक समझ में आया होगा। अभी स्क्रीनशॉट लेना, नेक्स्ट आगे देखते हैं।
देखें अभी वेरी शॉर्ट हो गए, अब चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस पर। तो 13 to 16 शॉर्ट क्वेश्चन है। गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी। 13 to 16 क्वेश्चन नंबर 13 to 16 शॉर्ट क्वेश्चंस है, लघुरात्मक प्रश्न, ये दाग चल रहा है, अच्छा। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखें, 13वां प्रश्न। तो 13 क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सत्य और असत्य में उपयुक्त पर टिक का निशान लगाएं, मतलब ट्रू और फॉल्स को पहचाने, ट्रू और फॉल्स, सत्य असत्य, ट्रू फॉल्स, सत्य असत्य, ठीक है। बिल्कुल बेटा डिट्टो साइंस का ही पैटर्न है, ठीक है, जैसा साइंस में था। और ये क्वेश्चन यहां से 4-4 नंबर के स्टार्ट हो जाएंगे ना, 4-4 नंबर के, पहले वाले 2-2 नंबर के थे, ये 4-4 नंबर के। अब देखो पहला है, पहला लिखा हुआ है a की पावर m माइनस a की पावर n इज इक्वल होता है a की पावर m प्लस n। क्या ये सही है? आंसर होगा नहीं, ये क्या है? गलत है, फॉल्स है। कैसे देखो इसका सही फॉर्म होता है बेटा,